नमस्कार, मैं डॉक्टर पी एम त्रिपाठी अपने चैनल वैद आईसीएस के एक लोकप्रिय कार्यक्रम सोशो अड्डा में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाँ, सोशो अड्डा का जो हमारा प्रोग्राम है ये रेगुलर कुछ समय से नहीं आ पाया, उसके पीछे बहुत अपरिहार्य कारण थे जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और हमारे सोशियोलॉजी के लोकप्रिय और बहुत विख्यात विशेषज्ञ, एक्सपर्ट और हेड अजय शुक्ला सर आज फिर हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानेंगे आज के समय के इस सोशो अड्डा के टॉपिक्स के बारे में, जो है साइंस, रिलीजन एंड मैजिक। जी हाँ, विज्ञान, धर्म और जादू टोना। उन्हीं से जानेंगे सोशियोलॉजी का ये कंसेप्ट क्या है, समाजशास्त्र में इसको लेकर क्या अध्ययन और अवधारणाएं हैं, क्या शोध और अनुसंधान है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। अजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर नमस्कार। आप सबसे पहले ये बताइए कि ये साइंस, रिलीजन और मैजिक, इसको आम भाषा में अगर हम समझना चाहें तो किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या है? सर देखिए, अगर हम धर्म, जादू और विज्ञान तीनों को ही देखें जी तो अपने परिवेश के साथ समायोजन के लिए, जी अपने इन्वायरमेंट के साथ एकोमोडेट करने के लिए जो भी मैकेनिज्म ह्यूमन बींग्स ने इवॉल्व किया वो इसी के पार्ट है। अच्छा। सामान्य रूप से अगर समायोजन की पद्धतियों को देखा जाए तो उसको हम संस्कृति कहते हैं, कल्चर कहते हैं। सॉरी, कल्चर का मतलब होता है कि कोई भी एक मानव समूह अपने विशिष्ट परिवेश में अपने अस्तित्व के संघर्ष में या अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में जिन भी तौर तरीकों, रीति रिवाजों, मूल्यों, विश्वासों, कार्य पद्धतियों, प्रौद्योगिकियों, उपकरणों आदि को निर्मित करता है, जी जी जिनसे कि वो अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ नीड को फुलफिल कर पूरा पाए, करता है। उनकी टोटलिटी को हम कल्चर कहते हैं। ठीक बात है। इसका मतलब कि कल्चर एक कलेक्टिविटी ऑफ टूल्स होता है जिससे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ नीड को फुलफिल कर पाते हैं, अपना सर्वाइवल मेंटेन कर पाते हैं या फिर अपना हायर डेवलपमेंट पॉसिबल कर पाते हैं। हमारी नीड्स दो तरीके की होती हैं, एक होती है मटेरियल नीड और एक होती है नॉन मटेरियल नीड। ठीक है। मटेरियल नीड का मतलब है कि हमारे फिजिकल सर्वाइवल और हमारी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने से रिलेटेड नीड, मैंने भौतिक आवश्यकता है, भौतिक आवश्यकताएं कि जिससे कि हम जीवित रह पाएं और अपनी जीवन की दशाओं को हम बेहतर कर पाएं, आरामदेह कर पाएं। जी। और दूसरी होती है हमारी नॉन मटेरियल नीड, जैसे कि हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से, बौद्धिक विकास से संबंधित आवश्यकता, अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड नीड्स, मतलब कि जो भावनात्मक आवश्यकताएं हैं, बिल्कुल बिल्कुल, या बौद्धिक विकास से संबंधित, इनको हम कहते हैं अभौतिक आवश्यकताएं या नॉन मटेरियल नीड। कल्चर के जो डायमेंशन हमारे मटेरियल नीड को फुलफिल करते हैं उनको हम कहते हैं मटेरियल कल्चर, और जो हमारे नॉन मटेरियल नीड को फुलफिल करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन मटेरियल कल्चर। क्या बात कही। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र में जो मटेरियल कल्चर है उसी को हम सिविलाइजेशन या सभ्यता कहते हैं, और जो नॉन मटेरियल कल्चर है उसको हम कल्चर कहते हैं। यानी कि साइंस, रिलीजन और मैजिक क्या नॉन मटेरियल कल्चर का हिस्सा है? नहीं, अगर आप मैजिक को देखें और रिलीजन को देखें तो बेसिकली तो ये नॉन मटेरियल नीड के फुलफिलमेंट के रेफरेंस में ये आता है, कल्चर का पार्ट है। जी जी। लेकिन अगर आप विज्ञान को देखें तो विज्ञान मूलभूत रूप से हमारी भौतिक आवश्यकताओं को, जीवित रहने की आवश्यकताओं को, उसकी बेहतरी के लिए जिसको विकसित करते हैं। हमने आपसे कहा ना कि कल्चर के भीतर वो रीति रिवाज, तौर तरीके, व्यवहार पद्धतियां, प्रौद्योगिकी, उपकरण जिनको भी हम विकसित करते हैं अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो कल्चर है। उसके मटेरियल डायमेंशन में अगर आप देखें तो विज्ञान है, और नॉन मटेरियल डायमेंशन में अगर आप देखें तो उसमें आपका मैजिक और रिलीजन आता है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये दोनों ही जो है मेथोडोलॉजिकल अप्रोच हैं अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ नीड को फुलफिल करने के लिए, या इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नीड के फुलफिलमेंट के रेफरेंस में। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। साथ ही इनके जो एवोल्यूशनरी पैटर्न है तो वो समय के साथ, अभी जब हम लोग बातचीत करेंगे तो वो बातें आगे आएंगी। तो जैसे कि आपने बताया कि हमारा जीवन का जो मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर है वो क्या है, और रिलीजन, मैजिक, साइंस किससे जुड़ा है। आम भाषा में अगर हम ये कहें कि
मैजिक का क्या मतलब है, रिलीजन का क्या मतलब है और साइंस का क्या मतलब है, इसको कैसे समझेंगे? देखिए, जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान का संदर्भ हमेशा इसको दो भागों में बांटने के बाद ही समझ में आता है। एक जो हमारा प्राथमिक स्वरूप है विज्ञान का, वो सबसे आदिम है, क्योंकि कोई भी व्यवस्थित कार्य पद्धति जिसके माध्यम से हम अपने अस्तित्व को बनाए रख पाते रहे, जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाते रहे, वो भी एक विज्ञान था। जैसे कि हर आप जीवधारी को देखें तो उसके सर्वाइवल की अपनी एक टेक्निक होती है। ठीक बात है। तो विज्ञान सबसे पहले है, लेकिन जब आप आधुनिक संदर्भों में विज्ञान को देखेंगे तो वहां पे तार्किकता वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तब उसके साथ आप प्रौद्योगिकी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन विज्ञान केवल व्यवस्थित क्रियाकलाप को, व्यवस्थित ज्ञान को ही कहते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। आधुनिक विज्ञान में प्रौद्योगिकी भी साथ में जुड़ी होती है, जो कि तार्किकता पर आधारित होती है। जब हम इसके विकास का संदर्भ देखते हैं तो आदिम काल से ही हम अपने अस्तित्व के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के व्यवस्थित तरीकों को तो विकसित करते रहे, लेकिन समय के साथ जब मनुष्य में थोड़ी सी तार्किकता विकसित हुई तो उसको ये महसूस हुआ कि केवल और केवल वो अपनी क्षमताओं के माध्यम से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है जी। तब उसने कुछ पारलौकिक शक्तियों के अस्तित्व में विश्वास की कल्पना की होगी। ठीक बात है। और उसने सोचा होगा कि यदि हम इसको किसी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लें या फिर हम इसके कृपा को अर्जित करने में सक्षम हो सकें, तो जो भी हम अपनी क्षमताओं के माध्यम से लक्ष्यों को अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, उन पारलौकिक शक्तियों के सहयोग के माध्यम से हम उसको सहजता से अर्जित करने में सक्षम हो सकते हैं, सफल हो सकते। तब फिर आपका जादू और धर्म अस्तित्व में आया। अब इन दोनों में भी अगर आप देखें तो जितने भी मानव शास्त्री हैं, मानव शास्त्रियों का मानना है कि धर्म और जादू दोनों ही पारलौकिक शक्ति या सत्ता के अस्तित्व में विश्वास पर आधारित हैं, लेकिन चूंकि मनुष्य एक अहम चालित प्राणी है तो वो सामान्यतः तब तक किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं होता जब तक कि उसकी सभी शक्तियां जवाब न दे दें। तो पहले उसने व्यवस्थित क्रियाकलापों के माध्यम से इन शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, जिससे कि वो इनको अपने नियंत्रण में लेकर के अपने मन वांछित लक्ष्यों को अर्जित कर सके। इस क्रियाविधि को आप कहते हैं जादू। जादू में पारलौकिक शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब हर बार वो इसमें भी सफल नहीं हुआ तब उसने फिर अन्य विनय का सहारा लिया होगा, उसकी कृपा प्राप्ति को अर्जित करने का प्रयास किया होगा, तब फिर धर्म का विकास हुआ। जब आप इन तीनों को क्रियाविधियों के संदर्भ में देखते हैं तो जितने भी मानव शास्त्री और समाजशास्त्री हैं उनका यह कहना है कि क्रियाविधि के संदर्भ में यदि आप देखें तो जादू और विज्ञान एक दूसरे के ज्यादा समीप है। जादू और विज्ञान समीप है, क्योंकि विज्ञान को अगर आप देखें तो वो कारण और परिणाम के बीच अनिवार्य संबंध पे आधारित, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन के ऊपर, जिसमें एक कंपल्सरी रिलेशन होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। जादू भी ये मानता है कि अगर आप कुछ कर्मकांडों को व्यवस्थित रूप से करते हैं तो उसके कुछ अनिवार्य परिणाम होंगे। तो जिस तरीके से विज्ञान कारण और कार्य में अनिवार्य संदर्भ देखता है, वैसे ही जो है आपका जादू भी कारण तथा परिणाम के बीच एक अनिवार्य संबंध को देखता है। इसीलिए बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसको आदिम विज्ञान भी कहा है। अच्छा। लेकिन साथ ही फ्रेजर की अगर आप बात करें तो फ्रेजर का कहना है कि अगर आप विज्ञान में देखिए तो वहां पे कारण और परिणाम के बीच जो संबंध की स्थापना होती है वो तथ्यात्मक होती है। इसलिए विज्ञान आवश्यक रूप से परिणाम देता है और अगर वो असफल होता है तो और अधिक अनुसंधान के माध्यम से उन परिणामों को अर्जित किया जा सकता है। लेकिन जादू में उनका कहना है कि ये जो संबंधों की स्थापना होती है या काल्पनिकता पर आधारित होती है, इसीलिए अक्सर जादू निष्फल होता है। इसीलिए उन्होंने जादू को बास्टर्ड सिस्टर ऑफ साइंस या विज्ञान की अवैध बहन भी कहा। अब अगर आप दूसरी तरफ जादू और धर्म के बीच संबंध को देखें
तो दोनों ही पारलौकिक या अमूर्त शक्तियों के विश्वास पे आधारित होते हैं। दोनों की ही विधि कर्मकांडीय होती है, लेकिन इसके बाद भी एक अंतर यह होता है कि जब भी जादू संपादित किया जाता है तो उसमें गोपनीयता बनाई जाती है। बिल्कुल, गोपनीयता। लेकिन धर्म सामान्य रूप से अगर आप देखें तो धर्म सार्वजनिक होता है। इसीलिए दुर्खीम ने जब धर्म और जादू को देखा तो उन्होंने धर्म को सेक्रेड कहा, पवित्र कहा, और जादू को उन्होंने प्रोफेन की कैटेगरी में, अपवित्र की कोटि में रखा, क्योंकि इसका उद्देश्य दूसरे को क्षति पहुंचाना होता है, ये व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए होता है। तो क्या जादू के साथ टोना, मंत्र, तंत्र ये भी जोड़कर देखा जाता है? पहले असल में जो मेडिसिन मैन हुआ करते थे, जिनको शामन कहते थे जी, तो जब हमारी चिकित्सा पद्धति बहुत ज्यादा विकसित नहीं थी, तो उस समय जो है जो जादूगर होता था वही पुजारी होता था, और वही ओझा भी, जो हम लोगों के पहले जो पहले इलाज करते थे वही होते थे। आदिम चिकित्सक कह सकते हैं। जी, आदिम चिकित्सक, तो उनको मेडिसिन मैन भी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो वो तंत्र मंत्र के माध्यम से करते थे, और साथ ही दूसरों को क्षति पहुंचाने के लिए भी जादू टोना की क्रियाएं की जाती थी। क्योंकि जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ मैजिक की बात देखते हैं तो मैजिक को भी फ्रेजर ने दो भागों में बांटा था। एक को उन्होंने कहा था ब्लैक मैजिक, और एक को उन्होंने कहा व्हाइट मैजिक। ब्लैक मैजिक जो है दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, और व्हाइट मैजिक जैसे कि फसलों की सुरक्षा, युद्ध में विजय, या सामान्य रूप से लोगों के हितों की पूर्ति के लिए, जैसे महामारी से बचाव, अपना धन संपदा वैभव बढ़ाना। इसी तरीके से काला जादू को फिर उन्होंने दो भागों में बांटा था। एक को उन्होंने कहा था सोर्सरी, और एक को कहा था विचक्राफ्ट। अच्छा। सोर्सरी उन्होंने कहा था कि इसमें जो जादुई क्रियाएं हैं वो कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, ओहो, और व्यवस्थित रूप से उसको संपादित करके जो भी वांछित लक्ष्य है उनको अर्जित किया जा सकता है। लेकिन जो डायन विद्या थी, उनका कहना था कि ये जन्मगत शक्तियों पे आधारित होती है, इसको सीखा नहीं जा सकता। जैसे कि हम लोगों के यहाँ देखें तो पूर्वांचल में, गांव में लोग अक्सर कहते हैं पेट में दर्द होता है कि नाड़ा उखड़ गया, और ये भी कहा जाता है कि जो उल्टा पैदा हुआ व्यक्ति है, अगर वो अपने पैर से उनकी पीठ पे मार दे तो उसका नाड़ा बैठ जाता है, उसकी वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो वो उसकी एक जन्मगत शक्ति के रूप में उसमें विश्वास किया जाता है कि वो उल्टा पैदा हुआ व्यक्ति है, और उसके केवल छू देने भर से ही जो है वो रोग ठीक हो जाता है। तो इस तरीके की अगर उसके भीतर पारलौकिक शक्तियां हैं, तब आप उसको डायन विद्या के भीतर सम्मिलित करते हैं। इसमें कैटेगराइज किया जाता है कि जो महिलाएं अगर ऐसा काम करती हैं तो उनको विच कहते हैं, और जो मेल्स करते हैं उनको विजार्ड कहते हैं। लेकिन अगर जादुई क्रियाओं को देखें तो दोनों को ही विच क्राफ्ट ही कहते हैं, डायन विद्या ही कहते हैं। तो जो भी आपकी जादू टोना वगैरह जो आते हैं वो सब के सब इन कैटेगरी के भीतर आते हैं, कि या तो वो लोगों के संरक्षण के संदर्भ में, या लोगों के लिए किसी तरीके का नुकसान पहुंचाने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि पुतलों को बनाना, उसमें कील ठोकना, उसमें आग जलाना, कि जिससे कि दूसरों को क्षति पहुंचे, जी, सिंदूर वगैरह लगा देना, जी। तो वो जो है वो बहुत सारे अलग अलग कैटेगराइजेशन है। जैसे कि फ्रेजर ने कहा था कि इस तरीके के मैजिक को हम इमिटेटिव मैजिक कहते हैं। इसी तरीके से किसी के बाल, नाखून, उसके एक्सक्रीशंस, उसके यूज़ किए गए कपड़े, उसके बर्तन, इसके माध्यम से तो उसको संसर्गात्मक जादू कहते हैं। तो वो सारे बहुत सारे कैटेगराइजेशन है। लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे जो है उसी नियम पे आधारित हैं, जो कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर है, कि कुछ सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ के परफॉर्मेंस के थ्रू आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और जब भी जादू फेल करता है तो जादू फेल करने के लिए अगर आप देखें तो विज्ञान से यहाँ पे इसका अंतर आ जाता है, कि विज्ञान, हमने कहा कि अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप हायर रिसर्च के थ्रू आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर जादू निष्क्रिय होता है तो फिर जादूगर आपको ये बता देता हो सकता है कि इससे ज़्यादा सशक्त कोई एंटी मैजिक परफॉर्म किया गया हो, या फिर आपने अपने रिचुअल्स के परफॉर्मेंस में कोई गलती कर दी हो जिससे कि उसके परिणाम आपको अर्जित नहीं हो रहे हैं। जी, ये संदर्भ है इसका। तो इवोल्यूशन की दृष्टि से अगर देखें तो साइंस, रिलीजन और मैजिक में क्या पहले, उसके बाद क्या, और उसके बाद क्या? सबसे पहले तो हमने बताया कि अगर आप सामान्य विज्ञान के स्वरूप को देखें तो सबसे पहले तो विज्ञान है।
क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के सर्वाइवल की उनकी अपनी विशिष्ट पद्धतियां हैं। तो सबसे पहले विज्ञान है, लेकिन आधुनिक विज्ञान की बात हम नहीं कर रहे हैं। विज्ञान है जिसमें कि व्यवस्थित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं, इसके बाद फिर जादू, क्योंकि हमने आपको बताया कि मनुष्य अहम के द्वारा चालित होता है, दूसरे के सामने झुकने को तभी तैयार होता है जबकि उसके स्वयं की शक्तियां जवाब देते हैं, निष्क्रिय हो जाएं, निष्प्रभावी हो जाएं। तो दूसरे नंबर पे जादू आता है और उसके बाद फिर अल्टीमेटली जो आपके डेवलपमेंट की स्टेज है, कुछ भी नहीं बचा तो अब कोई एक पारलौकिक शक्ति है। जी, अब ये बताएं, आज के समय में जब इतना ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, न जाने क्या क्या, मौजूदा समय में कितना प्रासंगिक और प्रभावी या हमारे मानव समाज के लिए ये उपयोगी, आवश्यक है, और आज इसकी आप उपादेयता या प्रासंगिकता क्या देखते हैं? अगर आप विज्ञान को देखें आधुनिक संदर्भों में, प्रौद्योगिकी के ऊपर ही आज की डेट में पूरी दुनिया जी टिकी हुई है। चाहे वो आपका दूरसंचार हो, चाहे वो आपका उत्पादन हो, चाहे आपका आवागमन हो, यातायात हो, सब कुछ आपका प्रौद्योगिकी के ऊपर टिका हुआ है। जादू की उपादेयता यहाँ पे निश्चित रूप पे कम हुई है, लेकिन जब आप विभिन्न प्रकार के विश्लेषण के दृष्टिकोणों को देखेंगे, हमने आपको शुरू में ही बताया कि संस्कृति क्या है, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का संकलन है जिससे कि हम विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बिल्कुल ठीक। प्रौद्योगिकी हमारी भौतिक आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, मटेरियल डायमेंशन ऑफ लाइफ को तो फुलफिल कर सकती है, लेकिन हमने आपसे कहा कि नॉन मटेरियल नीड्स भी होती हैं जिसमें कि हमारी इमोशनल नीड्स भी इंक्लूडेड है, भावनात्मक आवश्यकताएं हैं। आज की डेट में जहां पे इंडिविजुअलिज्म इतना ज्यादा है, हर आदमी अपने एम्बिशंस में अपनी खुद की सीक्रेसी के भीतर पूरी तरीके से आइसोलेट हो गया। हाँ, ईगो है, उसका अपना आत्म तत्व है। तो ऐसी स्थिति में मैलिनोवस्की ने जब इसको रिलीजन को एनालाइज किया था तो उनका कहना था कि रिलीजन को अगर आप देखें तो ये टेंशन मैनेजमेंट का एक मैकेनिज्म है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनका कहना है कि जब मनुष्य को ये विश्वास होता है कि उसके साथ दुनिया में कोई नहीं है, तो उसको कम से कम ये भरोसा होता है कि उसका ईश्वर उसके साथ है और वो अपने आप को भावनात्मक रूप से संतुष्ट करने में कैपेबल हो पाता है। इसीलिए आज के समय में देखें आप तो लोगों के प्रति धार्मिकता का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं मानसिक और मनोवैज्ञानिक तनाव में हैं, परेशान हैं, असंतुष्ट हैं। जी, और उससे निजात वो केवल और केवल धर्म के माध्यम से ही देखते हैं। आप कितने भी बड़े चिकित्सक को देखें, अगर वो कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करने जाता है तो वो कहता है कि हम पूरा प्रयास करेंगे, बाकी आप लोग दुआ कीजिए। आप यहाँ तक कि नासा के भी डिफरेंट जो उनके अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो उनकी लॉन्च होती हैं स्पेस में, तो उसमें आप देखें कि वो टेक्निकली परफेक्ट हों, लेकिन उसके पहले भी उनके यहाँ से जो उनके फादर होते हैं, जो उनके रिलीजियस प्रीस्ट होते हैं, वो आकर के उसके ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं विश्वास बिल्कुल आवश्यक हो जाता है, जिससे कि आपको ये लगता है कि आपके सारे प्रयासों के बाद भी जो पारलौकिक शक्ति है वो आपके साथ रहेगी और आपके परिणामों को प्रदान करने में वो आपको मदद करेगी। बिल्कुल ठीक। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। बिल्कुल बात। भारत में भी अगर आप देखिए तो जब से आप उदारीकरण के बाद से देखें तो अर्बन सेंटर्स में रिलीजन के प्रति लगाव बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। आप जितने भी धार्मिक स्थान है वहां पे जाकर के लोगों की संख्या देख लें, धार्मिक पर्यटन के जितने भी केंद्र हैं जी, वहाँ हर साल दर साल हम देख रहे हैं दर्शनार्थियों की, तीर्थयात्रियों की ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल। इवन आप डेवलप्ड कंट्री के भी लोगों की बात सुनिए तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हम एक सच्चे ईसाई हैं, हम एक सच्चे यहूदी हैं। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी एथनिसिटी के साथ, अपने रिलीजन के साथ एक अटैचमेंट को शो करता है, क्योंकि इस तनाव के भीतर प्रौद्योगिकी उसको उन तनावों का जवाब नहीं दे सकती है। उन तनावों का जवाब उसको धर्म के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए धर्म की उपयोगिता तो बनी रहेगी प्रौद्योगिकी के साथ साथ। हाँ, ये हो सकता है कि जादू का प्रभाव समय के साथ धीमे धीमे कम हो जाए। तो मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, क्या धर्म और विज्ञान में विरोधाभास है कि एक तर्क पर आधारित है, दूसरा भावना या विश्वास पर आधारित है? इनमें कोई अंतर संबंध है या ये एक दूसरे के पूर्णतः विरोधी हैं? सर, ये एक दूसरे के पूरक है। पूरक है, क्योंकि धर्म आपको तार्किक क्रियाओं को
परिभाषित करने का आधार तो प्रदान कर सकती है जी, लेकिन तार्किक क्रियाओं का प्रयोग किन संदर्भों में किया जाए, ये निर्देशन आपको केवल नैतिक मूल्यों के माध्यम से ही मिल सकता है बहुत और अच्छी बात, नैतिक बहुत मूल्यों बड़ी की बात है। स्थापना धर्म के माध्यम से ही सही हो हो सकती है। बहुत सही बात आपने कही। तो आपने देखा हमारे अ, बहुत लोकप्रिय विशेषज्ञ समाजशास्त्र के अध्येता अजय सर ने कितने स्पष्टता के साथ धर्म, विज्ञान, जादू यानी साइंस, रिलीजन और मैजिक पर अपने विचार रखे और इस पर हमारे और आपको एक स्पष्ट बोध ज्ञान देने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको हमारा सोशल अड्डा का ये अंक पसंद आएगा, ये विषय। और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे सोशल अड्डा में ऐसे तमाम विषय जो आपको अपरिहार्य, जानकारी योग्य या उस पर आप कुछ बेहतर इनपुट चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम लोग उस पर ज़रूर वीडियो जानकारी लेकर आपके सामने आएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।